डीपीपी 3 में कोई डाउट है? दो चार छः आठ, 2 4 6 8, क्या बात है। दूसरा छोड़ दो, स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ाया नहीं है 3D में। चौथा करेंगे। सेकंड छोड़ दो, अभी फोर्थ देख लो। पैरेललोग्राम है ABCD, AB की लेंथ है A, AD की लेंथ है B, AC की लेंथ है C। क्या बात है। AB की लेंथ पता है, AD की लेंथ पता है, AC की लेंथ पता है। हमें एंगल चाहिए DB वेक्टर और AB वेक्टर, ये एंगल थीटा चाहिए। तो ये तो हो जाना चाहिए भाई। कॉस का फॉर्मूला लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर और BD की लेंथ निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, twice of a square plus b square is equal to ac square plus bd square। ac c दे रखा है तो यहां से bd आ जाएगा, जहां टिका दो आंसर आ गया। चौथा समझ आ गया सबको? मेघना का डाउट था, अभिषेक का डाउट था, प्रियांशु का डाउट था। चौथे के बाद डाउट पूछा है छठा। छठा भी बड़ा आसान है, देखो A माइनस B होगा AD वेक्टर डॉट BC वेक्टर इज इक्वल टू 0, BD वेक्टर डॉट CA वेक्टर AC वेक्टर 0। तो ABC में ये BC ये AD परपेंडिकुलर है यहां से, और BD और AC परपेंडिकुलर है। अच्छा D यहां पर लो, AD और BC परपेंडिकुलर, BD और AC परपेंडिकुलर, तो D ऑर्थो सेंटर ही होगा कि नहीं। छठा समझ आ गया जिसका डाउट था? पांचवें पे को लीनियर है तो उसको मान लो लैम्डा बी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड 50 दे रखा है, तो बड़े आराम से हो जाएगा वो। सर और कोई डाउट 10वें तक? सर अगर फिफ्थ के अंदर नेगेटिव z एक्सिस लिखा हो तो फिर वो आंसर बी होता है ना सर? आठवां नहीं करना, अभी आठवां छोड़ देना है। आठवां नहीं करना, अभी आठवां छोड़ देना है। चलो और कौन सा डाउट है? 10वां। x1 2 दे रखा है, y1 आ जाएगा 2, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट की क्वेश्चन आ जाएगी। x एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो पॉइंट B आ जाएगा। a पता है, b पता है, o पता है, तो स्केलर प्रोडक्ट भी आ ही जाएगा, पॉइंट पता है। तो 10वां तो बहुत आसान है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। x एक्सिस को कट करने के लिए y को 0 पुट कर दो, b पॉइंट आ गया, ओरिजिन o दे रखा है और a पॉइंट भी तुम्हें पता है 2, 2, तो बड़े आराम से डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। चलो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं आगे अपना 3D में। हाँ तो लास्ट टाइम हमने किया था डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियोस होते क्या है? वेक्टर x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ
z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उनके कॉस को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ाए थे। डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को हो या डायरेक्शन कोसाइंस को हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। 2D में जो काम स्लोप करती है 3D में वही काम डायरेक्शन कोसाइंस करते हैं। अगर L M N N आर डायरेक्शन कोसाइन तो उनके स्क्वायर का सम 1 होगा, क्योंकि L M N यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस को लेकर हमने जो बातें की हैं वो क्लियर है। कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। पूछने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस में कोई डाउट है तो लाइन लिख के पूछ लो। आज हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज। हमारा ज्यादातर सामना डायरेक्शन रेशियो से पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइन से हमारा सामना बहुत कम पड़ता है। डायरेक्शन रेशियो से हमारा रूटीन में अनबन होती रहती है, सामने आते रहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसको बड़े ध्यान से समझना। डायरेक्शन रेशियोज का कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस का बड़ा अच्छा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस था कि नहीं? अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन उसके यूनिट वेक्टर देगा। अगर आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन पता है। बाकी का पूरा वेक्टर निकालने में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर के यूनिक होते हैं। एक वेक्टर के दो डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर्स such that where ABC are direction ratios and LMN are direction cosines. डायरेक्शन रेशियोज ऐसे नंबर्स होते हैं जिससे डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल रेशियो में आ जाते हैं। मींस L/A, M/B, N/C बराबर होते हैं। तो ऐसे नंबर ABC को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो सिंपली नंबर्स हैं जिसको L, M, N के नीचे रखने से ये बराबर आ जाते हैं। डायरेक्शन रेशियोज का कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी यूजफुल and they are used quite frequently because they are simple to deal, they are easy to deal. आगे जब आप चैप्टर करोगे तो समझ आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऐसे नंबर्स का सेट है जिससे डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियो बराबर हो जाती है। डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइटली मैनी। किसी वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइटली मैनी। अगर मान लो किसी के लिए डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 और 3 है। अगर डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 3 है तो वो 2, 4, 6 भी तो हो सकती है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या जाता है? वो -2, -4, -6 भी तो हो सकती है। अगर ABC आर डायरेक्शन रेशियोज देन लैम्डा A, lambda B, lambda C are also direction ratios. लिखो मत, समझ लो पहले। तो डायरेक्शन रेशियोज किसी भी वेक्टर के लिए यूनिक नहीं होते, ये जस्ट नंबर्स हैं जिनसे डायरेक्शन कोसाइन के नीचे रखने से बराबर हो जाते हैं। अगर ABC डायरेक्शन रेशियोज है तो 2A, 2B, 2C भी तो डायरेक्शन रेशियो होंगे।
3a 3b 3c भी तो डायरेक्शन रेशियो होंगे, -5a -5b -5c भी तो डायरेक्शन रेशियोस होंगे। खुद डायरेक्शन कोसाइन कैन वर्क एज डायरेक्शन रेशियो और नॉट, l by l m by n n by n ये भी तो होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैन वर्क एज डायरेक्शन रेशियोस। समझ आ रही बात है? तो डायरेक्शन रेशियोस ऐसे नंबर है जिससे कि डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल रेशियो में आ जाते हैं। डायरेक्शन रेशियोस इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस खुद डायरेक्शन रेशियो का काम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन तो डायरेक्शन रेशियो का काम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो का कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है ना। किसी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी। लिख लो, समझ लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। They have no geometrical significance at all. They are just introduced to make calculation simple, ताकि काम हमारा सिंपल तरीके से होता रहे। Direction cosine can work as direction ratios. चलो लिखो आगे। राइट डाउन फर्दर। How to find direction
cosines from direction ratios. डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें? डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो निकालने को कोई नहीं पूछेगा। अगर हमें अच्छी चीज पता है तो खराब चीज क्यों निकालोगे? डायरेक्शन कोसाइन खुद डायरेक्शन रेशियो का कार्य कर देते हैं कि नहीं? अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन दे दिए तो डायरेक्शन रेशियो भी एल एम एन आप ले सकते हो, रेशियो तो बराबर आएगी ही। तो डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो निकालने को कोई नहीं पूछेगा। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए वेक्टर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है जो कि हमें निकालने हैं। बाय डेफिनेशन एल बाई ए मस्ट बी इक्वल टू एम बाई बी मस्ट बी इक्वल टू एम बाई सी इक्वल टू लैम्डा ले लो। एल आ जाएगा ए लैम्डा, एम आ जाएगा बी लैम्डा, एन आ जाएगा सी लैम्डा। एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, सो सम ऑफ देयर स्क्वायर शुड बी 1। तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल आ जाएगा प्लस माइनस ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम आ जाएगा प्लस माइनस बी बाय रूट ए स्क्वायर। वेरी सिंपल। आपके पास डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप डायरेक्शन का साइन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। प्लस माइनस का साइन किसके लिए? कि एबीसी अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, अगर डायरेक्शन रेशियो 1 to 1 है तो डायरेक्शन रेशियो -1 -2 -1 भी हो सकते हैं कि नहीं? तो जो डायरेक्शन रेशियो है ये वेक्टर के लिए भी होते हैं और उसके एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए भी होते हैं। तो प्लस माइनस साइन क्या है किसके लिए? एक वेक्टर की इस डायरेक्शन के लिए, एक वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो आपके पास दो तरह के वेक्टर हो सकते हैं, बोथ विल बी पैरेलल टू एंटी पैरेलल टू ईच अदर। समझ गए? आपके पास डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं, डायरेक्शन को साइन तो यूनिक होगा, लेकिन आपके पास डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो वहां से आपके दो वेक्टर मिल सकते हैं आपको, जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइन कैसे निकालना है, दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। लिख लो। समझ आ गया तो लिख दो 5, कहीं कोई डाउट है तो लिख दो 9। प्लस वाले साइन के लिए, इस वाले वेक्टर के लिए, माइनस वाले ऑपोजिट के लिए अगर 1 to 1 डायरेक्शन रेशियो है तो -1 -2 -1 भी तो होंगे।
लिख लिए हो? Yes, yes. डायरेक्शन रेशियोज तुम्हें दे रखे हैं कि डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं, ये डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अगर सम ऑफ स्क्वायर 1 है तो डायरेक्शन को साइन है, अगर सम ऑफ स्क्वायर 1 नहीं है तो डायरेक्शन रेशियोज है। अब मान लो आपको कोई वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आपको डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, आप क्या करोगे? इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल क्या आ जाएगा? ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम क्या आ जाएगा? बी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन क्या आ जाएगा? सी बाय रूट ए वन चीज। आपको वेक्टर दिया, आपको डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, आप यूनिट वेक्टर निकालोगे जैसा कि बताया गया था। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट विल गिव यू डायरेक्शन कोसाइंस। आप यहां से लिख सकते हो L by A, देख सकते हो खुद ही, इज इक्वल टू N by B इज इक्वल टू N by C आ रहा है कि नहीं? सब 1 by रूट के बराबर है। तो यहां पर ABC आर व्हाट? डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है, इफ वेक्टर इज गिवन टू अस, तो डायरेक्शन रेशियोज हमारी आंखों के सामने ही पड़े हैं कि नहीं? अगर हमें वेक्टर दे दिया जाए तो डायरेक्शन रेशियो हमारे सामने है। क्या है डायरेक्शन रेशियो? कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, लिख लो। समझ आ गई बात सबको? If a vector is given to us, it means direction ratios are given to us. और डायरेक्शन रेशियोज पता है, डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल लोगे। अब अगर ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखा जाए, पॉइंट ए और पॉइंट बी है ये, x2 y2 z2। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ए बी वेक्टर को लिखोगे आप x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप
प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो सामने ही है। तो अगर वेक्टर 2 पॉइंट से पास कर रहा है सो आपके पास डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन को साइन भी निकालोगे। सिर्फ आपको क्या करना है, इनको डिवाइड किससे करना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। वेरी सिंपल। तो पॉइंट्स अगर दे रखे हो तो भी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हो, वेक्टर दे रखा हो तो भी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हो। क्लियर है तो लिख दो 5, नहीं क्लियर है तो लिख दो 9। देखो एक प्रश्न, करो ये प्रश्न। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन रेशियोज क्या देंगे, 1 -3 एंड 4 और डायरेक्शन को साइन आ देंगे 1 बाय 16 9 25 1 26 रूट 26।
हो गया सबका? किसी को डाउट है तो पूछ लो। लिखो फिर आगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना आपको आता है। इसको डायरेक्शन रेशियोज की सेंस में भी देख लेते हैं एक बार। बात बिल्कुल सेम है, देयर इज नो स्लाइट डिफरेंस। मान लो ये वेक्टर है, मींस अगर हमें वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो तो हम एंगल उसी तरीके से निकाल सकते हो जैसे कि आज तक निकालते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियो है a1 a2 a3, इसके है b1 b2 b3। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हो? a डॉट b मैग्नीट्यूड a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। मैग्नीट्यूड में आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो इससे आपका एंगल आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो सेम इसी तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। रिमार्क लिखना एक जरूरी है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो cos 90 0, तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम विल बी 0। और अगर वेक्टर पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे तो डायरेक्शन रेशियो की रेशियो बराबर। वही रूटीन है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो की रेशियो बराबर। एंगल निकालने का फार्मूला इज एक्जेक्टली सेम, तो थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। 3D ऐसे ही बस चीजों का मतलब पता हो, डेफिनेशंस क्लियर हो क्या रहा है वो पता हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं किसी वेक्टर के तो एंगल निकाल लोगे। जल्दी नोट करें। लिख लिया सबने? लिख लिया है? चलो, अगर यहां पर तो हमें को डायरेक्शन रेशियोज दे रखे थे, इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन रेशियो अगर हमारे को डायरेक्शन को साइन दे रखे होते, डायरेक्शन को साइन खुद डायरेक्शन रेशियो का काम करते हैं, तो वेक्टर बनता है L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। उस केस में एंगल निकालने का यही फॉर्मूला लगता।
यहाँ पर आया था L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और यहाँ पर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, वो तो 1 ही हो जाता है कि नहीं, क्योंकि डैशर का साइन है, तो उस केस में ये चीज लिखते हैं। और परपेंडिकुलर के लिए ये 0, और पैरेलल के लिए वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके एडजेंट वेक्टर सेम ही होंगे कि नहीं। समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। अगर ट्रेशर रेशियो की जगह ट्रेशर को साइंस होते तो ये चीजें आ जाती, क्वाइट नेचुरल चीजें हैं। चलो लिखो आगे। लाइन इन स्पेस। अब हम स्टडी करेंगे 3D के अंदर, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन को कैसे स्टडी किया जाता है। 2D के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन किया है, 11th क्लास में किया था, 12वीं में रिवाइज भी किया है। तो जैसा 2D में हम स्ट्रेट लाइन को स्टडी करते हैं 3D में वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ, लाइन का मतलब ऑफ कोर्स लाइन इज लाइन, लाइन का मतलब सेम रहेगा, लेकिन लाइन को स्टडी करने के तरीके 3D में 2D के तरीकों से बिल्कुल अलग है। 2D में हम कहते हैं कि एवरी लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। 3D में ऐसा नहीं होता, एवरी लीनियर इक्वेशन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। 3D में x इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस।
लेकिन 3D में x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है YZ प्लेन। अगर ये x है, ये y है, ये z है, अगर x 0 हो गया तो YZ प्लेन, z 0 हो गया तो XY प्लेन, y 0 हो गया तो XY प्लेन। सो 3D में लाइन के ऊपर काम करना इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 2D। ठीक है, कैसे काम करना वो सिखाएंगे, लेकिन 2D के गाचे पीछे जो है लाइन के वो 3D में मत घुसाना। ठीक है, 3D में 2D में जो लाइन के तरीके हैं वो प्लेन से मिलते जुलते हैं। 3D में हमारे पास अब 2 टॉपिक बचे हैं, एक है स्ट्रेट लाइन को डिस्कशन, स्ट्रेट लाइन स्टडी करना, और एक है प्लेन को स्टडी करना। प्लेन को स्टडी करना सेम 2D में लाइन को स्टडी करने के जैसा है, लेकिन 3D में लाइन को स्टडी करना इज टुगेदर ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्क। ठीक है, चलो क्या लिखो आगे। लाइन तो लाइन है, लाइन इज ए लाइन। तो लाइन क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, सीधा काम की बात करते हैं। एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइनें हो सकती हैं? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से पास होने वाली सबको पता है, बहुत सारी लाइनें होंगी, इधर उधर 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 उधर, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है ना, तो एक पॉइंट से पास होने वाली एक यूनिक लाइन नहीं होगी। अब जितने भी लाइन की इक्वेशंस हम लिखेंगे उसकी 2 फॉर्म होगी, एक वेक्टर फॉर्म होगी, एक कार्टेशियन फॉर्म होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं वेक्टर फॉर्म 1.4 में। मान लो लाइन हमारी पास कर रही है पॉइंट ए से, पॉइंट ए है ए वेक्टर। समझ लो, लिखना बाद में। 3D पे बार बार कह रहा हूं, चीजों का मतलब क्लियर करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइन हमारी पास कर रही है पॉइंट ए से, पॉइंट ए है ए वेक्टर, पॉइंट को हमने वेक्टर बुलाया है, तो ये ए वेक्टर असली वाला वेक्टर नहीं है। ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। ए पॉइंट को जब ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये वो वाला वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब समझाया है सबको। अगर पॉइंट को मैं वेक्टर लिखता हूं तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात होती है, मींस उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले वेक्टर की बात होती है। सो ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। लेकिन एक पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी लाइनें होगी, इसलिए कोई और इंफॉर्मेशन भी चाहिए। हमें दे रखा है कि लाइन पॉइंट ए से पास हो रही है और पैरेलल है बी वेक्टर के। बी वेक्टर असली वाला वेक्टर, बी वेक्टर वेक्टर पैरेलल टू लाइन। तो एक पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी लाइनें, लेकिन एक पॉइंट से पास हो एक वेक्टर के पैरेलल होने वाला एक यूनिक लाइन नहीं होगी कि नहीं? पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी लोकेशन फिक्स हो गई, इस वेक्टर के पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है। जिस चीज की भी इक्वेशन निकालते हैं उसमें वेरिएबल तो आते ही हैं, बिना वेरिएबल के इक्वेशन इज मीनिंगलेस। वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उस कर्व के ऊपर सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल। तो इसके ऊपर हमने कोई भी r पॉइंट ले लिया, p पॉइंट ले लिया वेरिएबल, जिसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट p। ये कहीं पर भी हो सकता है, यही पूरी इक्वेशन को लिखने में मदद करेगा। अब हम ये कह सकते हैं AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। बड़ा आसान है 3D।
AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, सामने दिख रहा है। हम ये भी कह सकते हैं AP वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, सिंपल सी बात है। और AP वेक्टर को लिख सकता हूं R वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये हमारे को फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त होगी लाइन की 3D में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्री पॉइंट having position vector A vector and parallel to vector B vector. Is it clear? Clear है तो लिख दो 5, कहीं कोई डाउट है तो लिख दो 9। R वेक्टर वेरिएबल पॉइंट है, लैम्डा को स्केलर है। आप लैम्डा चेंज करते रहोगे, इसके ऊपर पॉइंट आते रहेंगे कि नहीं। लैम्डा 0 लोगे तो यही पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा 1 लोगे लाइन के ऊपर कोई और पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा -2 लोगे तीसरा पॉइंट आ जाएगा। यू कीप ऑन चेंजिंग लैम्डा, यू विल कीप ऑन गेटिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। हाँ, 1 पॉइंट फॉर्म वेक्टर फॉर्म इसी के अंदर आती है। इसी को लिखने का एक और तरीका है, उसको लिखेंगे। ये लिख लिया सबने? कार्टेशियन फॉर्म।
कार्टेशियन फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। पॉइंट ए पास कर रहा है x1 y1 z1 से, बी वेक्टर है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, ठीक है ना। बी वेक्टर दे दिया ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, पॉइंट है x1 y1 z1, तो वेरिएबल पॉइंट x y z आ जाएगा। क्लियर है? पॉइंट की टर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो r वेक्टर लिखोगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो पोजीशन वेक्टर वही होता है। a वेक्टर को लिखोगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। आप कंपोनेंट कंपेयर करो, दोनों तरफ i कंपोनेंट, x विल बी x1 प्लस लैम्डा a, y विल बी y1 प्लस लैम्डा b, z विल बी z1 प्लस लैम्डा c। तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्टीमेटली x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z minus z1 upon c. This is the Cartesian form. This is the equation of a line passing through point x1 comma y1 comma z1 and ABC are direction ratios of line. लाइन के डायरेक्शन रेशियो कहो या पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कहो, बात तो एक ही है। लाइन के डायरेक्शन रेशियो कहो या पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस कहो, एक ही बात है। और अगर आपको पता है लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और आपको उसके डायरेक्शन रेशियो पता है तो लाइन की क्वेश्चन बड़े आराम से लिख सकते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में बहुत ज्यादा काम करेंगे हम लोग। ये वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म पता हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x i y j z के जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका वेक्टर लिख लिया, जिसके पैरेलल वही वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। तो कार्टेशियन से वेक्टर में जा सकते हो, वेक्टर से कार्टेशियन में आ सकते हो, दोनों ही काम बड़े आसान है। कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ आ गया तो लिख लो। ये इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। सर अगर लाइन पैरेलल है तो फिर उनकी डायरेक्शन रेशियो सेम, ये समझ आ गई?
लिख लिया सबने? अब यहां पर ABC कैन बी 0, इसका मतलब यहां डिवाइड करने से नहीं है, ये यहां पर डिनोटेशन है कि ये ABC डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं लाइन x1 y1 z1 से पास कर रही है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इनको कंपेयर करो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3D पासिंग थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से पास करेगी? -1 2 1, हैविंग डायरेक्शन रेशियोस 1 0 -3, दैट्स इट। और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो, जैसा कि हमने बोला था कार्टेशियन का वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप ले सकते हो r वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस 3k कैप। यू कैन कन्वर्ट कार्टेशियन इनटू द वेक्टर इन फ्यू सेकंड्स। समझ आ गया तो लिख दो 5, कहीं पर हल्का सा भी डाउट है तो लिख दो 9। हाँ -1 2 and 0 सॉरी, ये नहीं आएगा। -1 2 and 0.10 minus reduction ratios। इससे कंपेयर करो x1 -1 y1 2 z1 0 और डायरेक्शन रेशियो 1 0 -3। समझ आएगा? देखना व्यास। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लाइंस खत्म कर देंगे, लाइन खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। और होमवर्क करके आना DPP 3 के बाकी के प्रश्न और DPP 4 के पहले 5 प्रश्न। DPP 3 के बाकी के प्रश्न और DPP 4 के पहले 5 प्रश्न, ये आपका होमवर्क है, करके आना, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय, गुड नाइट। वो खुद से पूछ सकते हो अलग से। हाँ सर, वो मैं ऐसे तो रात से पूछ ही रहा हूँ। Bye.